नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई एक्ट 2009 के बारे में और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर लेकर आ गए हैं। अगर दोस्तों आपका भी सपना है रीट पात्रता परीक्षा 2025 को अच्छे अंकों के साथ पास करना, तो आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर और 5 से 6 क्वेश्चन और आपकी रीट पात्रता परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो का आपको जितने भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, तो उनको सभी को बड़े ध्यानपूर्वक देखना है। दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर जितने भी आरटीई जो एक्ट है उससे संबंधित जितने भी आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न बनने वाले हैं, उन सभी को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम सबसे पहले और आरटीई एक्ट 2009 की बात करें, तो दोस्तों इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1964 और 66 के मध्य में कोठारी आयोग का गठन किया जाता है, जो दोस्तों भारत के अंदर अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। वहीं दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए और हमारे संविधान के अंदर 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर और जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है उसे हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर यानी कि संविधान के अनुच्छेद 21A के अंदर शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों और हमारे देश के अंदर 2009 के अंदर और अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम आता है। वहीं दोस्तों इसे 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस अधिनियम को और 1 अप्रैल 2011 के अंदर और लागू किया जाता है। दोस्तों यह तो इस और अधिनियम की आपको ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो हो गई है। अब दोस्तों हम क्वेश्चंस के माध्यम से इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको रीट प्री एग्जाम से संबंधित और अति महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर करवाने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों मैं आरटीई एक्ट, साइकोलॉजी और आपका NCF 2005 है उसके बारे में वह जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में भी मैंने इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप इस वीडियो के बाद में उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई भारत में कब लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 1 अप्रैल 2010 को। दोस्तों भारत के अंदर 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आरटीई अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी अनुच्छेद 21A। दोस्तों अनुच्छेद 21A जो कि हमारे फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकारों का एक अनुच्छेद है उसके तहत और जो आरटीई एक्ट है वो लागू किया गया। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आरटीई अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों में कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प प्राथमिक शिक्षा। दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें और प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि उन्हें प्राइमरी जो एजुकेशन है वो और प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर दोस्तों हम आरटीई एक्ट 2009 की और अन्य बातों की बात करें तो दोस्तों इस और एक्ट के अंदर हमें और कुल 7 और जो अध्याय हैं दोस्तों अध्याय वो देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों इसके अंदर और 38 अनुच्छेद हैं दोस्तों, 38 अनुच्छेद और दोस्तों इस अधिनियम में और एक अनुसूची भी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों इस प्रकार हमारे और आरटीई एक्ट 2009 के अंदर और 7 भाग 38 अनुच्छेद व एक अनुसूची देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आरटीई अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। दोस्तों आरटीई एक्ट और के अंदर और मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया है। जो दोस्तों इस अगर अधिनियम की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है
आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को कितने प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी और 25%। दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार और जो निजी जितने भी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनको 25% सीटें और रिजर्व करनी होती है। यानी कि दोस्तों इन 25% सीटों पर और कोई भी प्राइवेट स्कूल कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकता है। अगर दोस्तों हम इस प्रावधान की बात करें तो इस प्रावधान को और जो आरटीई एक्ट है उसकी जो धारा 12 है दोस्तों, जो उसका आर्टिकल है अनुच्छेद 12 है, उसके अंदर और इसके बारे में बात की गई है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आरटीई अधिनियम के तहत सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी सभी, उपयुक्त सभी। दोस्तों किसी भी बच्चे का और सरकारी स्कूल में प्रवेश के लिए उसके माता पिता, स्कूल एवं प्रशासन एवं सरकार, ये तीनों ही चीज़ें उसके लिए जिम्मेदार होंगी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रावधान की बात करें तो इसके प्रावधान को और जो आरटीई एक्ट है उसके जो तीसरा भाग है उसके अंदर शामिल किया गया है। तो जो इसका तीसरे नंबर का भाग है उसमें यह बात कही गई है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आरटीई अधिनियम किस प्रकार के भेदभाव को रोकता है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है उपयुक्त सभी। दोस्तों आरटीई अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहाँ पे किसी भी सरकारी विद्यालय के अंदर या प्राइवेट विद्यालय के अंदर और किसी भी बच्चे के साथ उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर और उसकी लिंग यानी कि स्त्री या पुरुष है उसके आधार पर आप किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यह इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अगर दोस्तों हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 15 है उसके अंदर भी यही प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षक की न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी एनसीटीई। दोस्तों जो एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके द्वारा किसी भी शिक्षक की जो न्यूनतम योग्यता है उनका निर्धारण किया जाता है। अगर दोस्तों हम एनसीईटी की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1995 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो हमें और न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आरटीई अधिनियम के तहत एक शिक्षक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना अनिवार्य है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी 6 घंटे। दोस्तों आरटीई एक्ट के तहत किसी भी शिक्षक को प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाना अनिवार्य है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आरटीई अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक पर अधिकतम कितने छात्रों की जिम्मेदारी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 30। दोस्तों आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार और एक शिक्षक के यानी कि एक शिक्षक और 30 विद्यार्थियों के ऊपर होगा। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आरटीई अधिनियम के तहत किस प्रकार की परीक्षाओं पर रोक लगाई गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प प्रवेश परीक्षाओं पर। दोस्तों जो आरटीई अधिनियम 2009 है उसके अंदर जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उन पर और पूर्णतः रोक लगाई गई है। जबकि दोस्तों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2000 यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अंदर और यह प्रावधान दिया गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए CUET की एग्ज़ाम देना अनिवार्य होगा। जबकि आरटीई एक्ट 2009 के अंदर इस पर रोक लगाई गई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न वो है क्या आरटीई अधिनियम के तहत बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नहीं। दोस्तों आरटीई अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है कि बच्चे को और किसी भी हालात में आप स्कूल से निष्कासित नहीं कर सकते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो दोस्तों इसके अधिनियम के अंदर जो केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है, हिस्सेदारी है, वो हमें और
55:45 में देखने को मिलती है, जहां पर 55% हिस्सा केंद्र सरकार का होता है जबकि 45% हिस्सा राज्य सरकारों का होता है। वहीं अगर दोस्तों हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के अंदर यही अनुपात हमें और 90:10 के रूप में देखने को मिलता है, जहां पर 90% हिस्सेदारी और केंद्र सरकार की होती है जबकि 10% हिस्सेदारी हमें राज्य सरकारों की देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा जो फैक्ट बताए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। अगर दोस्तों हम आरटीई एक्ट 2009 की अन्य एक अति महत्वपूर्ण बात करें तो दोस्तों इस अधिनियम की जो आर्टिकल और 17 है उसके अनुसार आप जो किसी भी विद्यार्थी को और दंड नहीं दे सकते, यानी कि दंड को पूरी तरह से और इसके अंदर निषेध कर दिया गया है। तो जो आरटीई एक्ट की धारा 17 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार व पंचायत यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है उन तीनों की जिम्मेदारी मानी जाएगी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आरटीआई अधिनियम के तहत स्कूल को कितने महीने के अंदर आधारभूत संरचना तैयार करनी होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, 3 साल। दोस्तों प्रत्येक स्कूल को और आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार 3 साल के अंदर और जो आधारभूत जो फंडामेंटल संरचना है वो तैयार करनी होगी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है यदि कोई निजी स्कूल आरटीई अधिनियम की पालना नहीं करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, सभी उपयुक्त। दोस्तों अगर कोई भी आपका निजी विश्वविद्यालय है यानी कि प्राइवेट स्कूल है वो अगर आरटीई एक्ट की मान्य नहीं करता है तो दोस्तों उस पर उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है सरकार द्वारा, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और सरकार द्वारा उसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। यानी कि ये तीनों प्रावधान और सरकार द्वारा अपनाए जा सकते हैं अगर कोई भी और प्राइवेट क्षेत्र का स्कूल है और इन नियमों की अवहेलना करता है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ग के बच्चों के लिए लागू किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। दोस्तों जो आरटीई एक्ट 2009 है इसके अंदर स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षक को किस गतिविधि में शामिल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प सी, निजी ट्यूशन को। दोस्तों आरटीई अधिनियम 2009 के तहत किसी भी शिक्षक को और आप प्राइवेट ट्यूशन देने यानी कि निजी ट्यूशन देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए और शिक्षा को अनिवार्य करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, 8 साल। दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 8 साल के लिए बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य करता है, यानी कि इसकी 6 से और 14 वर्ष की जो आयु है उसमें और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम है और बच्चों की जो शिक्षा है उसे अनिवार्य एवं निःशुल्क करता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न वो है यदि कोई स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसे कितने महीने के भीतर बंद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, 6 महीने। दोस्तों अगर कोई भी स्कूल द्वारा और मान्यता प्राप्त नहीं की गई है तो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा उसे 6 माह के भीतर और बंद किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने की निगरानी कौन करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दोस्तों जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके द्वारा और इस
अधिनियम की और निगरानी की जाती है। अगर दोस्तों हम राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हमें 2007 के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कौन सा संगठन शिक्षा के अधिकार अधिनियम की निगरानी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, बाल संरक्षण आयोग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल को किस प्रकार की सुविधाएं अनिवार्य रूप से प्रदान करनी होंगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। यानी कि दोस्तों अगर किसी भी और भारत के अंदर जितने भी स्कूल हैं, सर गवर्नमेंट स्कूल है, उनको दोस्तों पेयजल की, शौचालय की, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी और खेल कूद की सुविधाएं, और जो मध्याह्न भोजन योजना है दोस्तों, जो कि मिड डे मील के नाम से जिसे जानते हैं, जिसकी शुरुआत और 1995 के अंदर हुई थी, ये सारी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको किसी भी और गवर्नमेंट स्कूल द्वारा और बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। यह इस अधिनियम के अंदर प्रावधान किया गया है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, आरटीई अधिनियम के तहत किस संस्था को शिक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय। दोस्तों राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों को और शिक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, आरटीई अधिनियम के तहत कितने शिक्षकों और छात्र का अनुपात प्राथमिक स्कूलों में होना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 1:30। दोस्तों 1:30 का और जो रेशो है वो हमें और जो प्राइमरी स्कूल है उनके अंदर देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों 30 बच्चों पर एक अध्यापक का होना और आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों जो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के अंदर हुआ था, उसी के तहत और जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसको लागू किया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों और ये संविधान संशोधनों की बात करें तो जो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों, वहीं जो 100वां संविधान संशोधन है दोस्तों वो हमें और सहकारिता से संबंधित मिलता है। और वहीं दोस्तों 91वें संविधान संशोधन में दोस्तों हमें और भाषा संबंधी प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, आरटीई अधिनियम किस वर्ष संसद में पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, 2009। दोस्तों आरटीई अधिनियम 2009 के अंदर संसद में पास किया गया था। दोस्तों इस अधिनियम को और 26 जुलाई को राज्यसभा के अंदर में दोस्तों 4 अगस्त को और लोकसभा के अंदर पास किया गया था। वहीं दोस्तों और 26 अगस्त को इस अधिनियम को और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए थे। वहीं 1 अप्रैल 2010 के अंदर यह संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू कर दिया गया था। आई होप कि आपको मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, आरटीई अधिनियम के तहत कौन से बच्चे प्राथमिकता में आते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों जो आरटीई अधिनियम है उसके अंदर और जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं वह और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चे यानी SC ST के जितने भी बच्चे हैं और जो विकलांग हैं यानी कि जो दिव्यांग हैं, वो सभी इस अधिनियम के दायरे में और जिनको प्राथमिकता दी जाती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को फेल नहीं करने की नीति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसके अंदर और बच्चों की केवल उनकी जो शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ उनकी जितनी भी और अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके आधार पर भी और उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो उसका समग्र और जो मूल्यांकन है वो इस विधि के द्वारा किया जाता है और इसी के तहत किसी भी बच्चे को और 8वीं कक्षा तक और फेल नहीं किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, आरटीई अधिनियम के तहत सरकार कितने किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए बाध्य है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, 1 किलोमीटर के दायरे में। दोस्तों 1 किलोमीटर के दायरे में और सरकार द्वारा और प्राथमिक विद्यालय खोला जाना सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल को सरकार से कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, मान्यता प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर कोई भी और निजी स्कूल है अगर सरकार से वो मान्यता प्राप्त नहीं करता है तो 6 माह के भीतर और सरकार द्वारा उसकी जो मान्यता है वो रद्द की जा सकती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हमने और इस वीडियो के अंदर आरटीई अधिनियम 2009 है उसकी अति महत्वपूर्ण जितनी भी फैक्ट बनते थे, जितनी भी बातें बनते थे, उन बातों को और मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। और दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन अच्छे लगे और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।